हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत अपन जो एनिमल जो आपका पशु परिचर का एग्जाम है उसको लेकर जो खंड ब था उसके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनकी सीरीज अपन ने चला रखी थी। तो अपने टॉप 50 क्वेश्चनों की डेली अपन बात करते हैं। अपन ने आज तक की जो अपनी जितनी भी क्लासेस हुई है उनके अंतर्गत लगभग 310 क्वेश्चन अपन आज तक सॉल्व कर चुके हैं। और आपको पता ही होगा कि अपना वीडियो 50 क्वेश्चनों का वीडियो लगभग आपके 20 मिनट का होता है। अगर आप उसको 2x पे करके देखो तो ऑलमोस्ट 10 मिनट का होता है। तो 10 मिनट के अंतर्गत आप 50 क्वेश्चन करते हो तो आपको लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल रह सकता है ये वीडियो, आप समझ सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो ऐसे स्टार्ट करेंगे विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो अपन बात करें, आज का क्वेश्चन रहने वाला काफ़ी शानदार रहने वाला है और अपन उन्हीं क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे जो आपके क्वेश्चनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें गर्भित पशुओं को गर्भित होने के 6 माह से अतिरिक्त राशन देना क्या कहलाता है। तो राशन का अपन ने पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि राशन के अंतर्गत क्या क्या देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं। जो गर्भित गाय होती है उसे कितना देना चाहिए, किस मात्रा पे कितना देना चाहिए, सांड को कितना देना चाहिए, प्रजनन के लिए जो उपयोग में आ रहा है सांड उसको कितना आपके खाना देना चाहिए या राशन देना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो कृषि कार्यों के लिए जो सांड यूज़ में किए जाते हैं उनका भी अपन ने बताया है। और जो दूध वाले पशु हैं उनका भी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप एक वीडियो देखोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए अपन बात कर ले कि गर्भित पशुओं को गर्भित होने के 6 माह से अतिरिक्त राशन देना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका स्टमिंग अप। स्टमिंग अप क्या कहलाता है, आपका अतिरिक्त आहार देना। जो गर्भित पशु है उसको 6 माह के अतिरिक्त राशन देते हैं ना, उसे अपन क्या कहते हैं, स्टमिंग अप आहार। स्टमिंग अप आहार कहते हैं, है ना। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़ों को अपनी माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है। तो अब आपके पास में दो चीज़ें आती है। एक तो आती है बछड़ों के साथ में, यानी कि जो एक तो साथ के अंदर और एक रहित रहित या फिर अपन बोले कि बछड़ों के साथ में नहीं पालते। एक तो क्या होगा कि गाय के अंतर्गत जो बछड़े हैं उनको साथ में रखकर पालते हैं अपने फार्म पे, या एक क्या करते हैं कि जैसे ही बछड़ा होता है तो फिर उसको दूर कर दिया जाता है, यानी कि आप हुए बछड़े रहित। तो ऐसे दो ही चीज़ें होती है। तो इनकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी बार पूछी जाती है। अगर बात करें अपन की बछड़ों के साथ रखकर, अगर माँ के साथ रखकर बछड़ों को पाला जाता है उसे सकलिंग कहा जाता है, सकलिंग। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब सकलिंग और वीनिंग दो ही आपके पास में क्या आते हैं, वो आते हैं, दो ही टर्मिनोलॉजी आएगी। तो साथ में आ जाए सकलिंग, तो देखना कि स आ रहा है तो मतलब साथ में रहता है। और वी यानी अलग, वी यानी अलग होना, है ना। हिंदी के अंतर्गत भी पढ़ते होगा। वी अपन किसके लिए उपसर्ग युक्त में लेते हैं, रहित के रूप में। तो विनिंग, विनिंग में क्या है, रहित आएगा। यानी कि अगर जो आपकी गाय के साथ अगर बछड़े साथ में पाल रहे हैं तो उसे सकलिंग कहेंगे, यानी साथ में पाल रहे हैं। विनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अलग पालना हो जाएगा। चलिए अपन बात करें बछड़ों को अपनी माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। मैंने समझा ही दिया। बछड़ों को माँ के से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, वो आपका बीनिंग कहलाता है। तो मैंने अपने ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपकी पहले ही क्लियर कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मनुष्य को मांस से किस रोग का संचार होता है। तो मनुष्य को मांस से किस रोग का संचार होता है, तो एंथ्रेक्स का होता है। यानी कि अगर आपका पशु कोई कौन सी बीमारी से ग्रसित है और फिर आप अगर उसके मांस का सेवन करते हो तो वो आपके ह्यूमन के अंतर्गत या मनुष्य के अंतर्गत भी ये फैल जाती है रोग। तो वो कौन सा है, तो एंथ्रेक्स होता है, तपेदिक होता है, या बोटुलिज्म होता है, या उप्रोक्सडी। तो आपको पता ही होगा कि ये तीनों ही एक ही नाम है। और ये क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है पशु को, तो उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता क्योंकि वो जल्दी से स्प्रेड होता है, यानी कि जल्दी से फैल जाता है। और ये क्या एक ऐसी बीमारी है जो आपके पशुओं से मनुष्य में भी फैलने वाली बीमारी होती है, एंथ्रेक्स। और ये किसके कारण होती है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम की जब पूछा जाए आपसे तो बताना है आपको बेसिलस एंथ्रेसिस। यानी बेसिलस एंथ्रेसिस क्या हो जाता है, इसका जो आपका बीमारी का बैक्टीरिया होता है वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करें, ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है। तो जो ग्लाइकोजन का अन्य नाम होता है उसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल हो जाता है। बात करें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें नर हार्मोन कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एवं भी दोनों है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो आपको पता ही होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो मादा पशु का हार्मोन होता है और नर पशु का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। बात करें दुधारू
जो गाय व भैंस का आहार देना चाहिए। तो आहार की अपन ने 3 क्लासें अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपको आहार का पता चलेगा कि आहार क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। दूसरे के अंतर्गत आपको दूसरी क्लास के अंतर्गत बताया गया है कि आहार की कितनी मात्रा देनी चाहिए। और तीसरे वीडियो के अंतर्गत अपन ने जो आहार के अंतर्गत साइलेज की लतें हैं उसकी मात्रा को बताया गया है। तो वहाँ से जाके आप कंप्लीटली रिवीजन कर सकते हो और वहाँ से और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। बात करें दुधारू गाय व भैंस का आहार होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 1/3 भाग दलहनी होना चाहिए और 2/3 भाग क्या होना चाहिए, अदलहनी भाग होना चाहिए। ये मैंने थ्योरी में भी अच्छे से आपको समझाया है। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत में दूध उत्पादन में योगदान संबंधित सही विकल्प है। तो अपन बात करें कि भारत के अंतर्गत जो दूध का योगदान है यानी दूध उत्पादन के अंतर्गत योगदान है, तो जो आपका भैंस का है 39% है, सॉरी 49% है, गाय का 47% है, भेड़ बकरी का 1% है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि आपके ये सभी विकल्प क्या दिए गए, सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताना, गाय के ब्याने के बाद उचित आहार देना आहार होना चाहिए, यानी कि अगर गाय आपके ब्याह गई उसके बाद में आपको गाय को क्या उचित आहार देना चाहिए। तो क्या 15 से 18% पाच्य प्रोटीन वाला आहार देना चाहिए या 70% पाच्य तत्व वाला होना चाहिए या एवं भी दोनों होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत बात करें कि आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि ये दोनों ही विकल्प है आपके क्या दिए गए हैं, एकदम सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय भैंस के बछड़े में जन्म के कितने माह तक टीकाकरण नहीं करना चाहिए। कि आपके गाय व भैंस हो गई, उनके बछड़े हो रहे हैं तो कितने समय तक आपको टीकाकरण नहीं करना है या टीका नहीं लगाना है। तो जन्म के 3 माह तक अपन को ही टीका नहीं लगाते, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और एकमात्र जो अपन जन्म के साथ ही टीका लगाते हैं वो लगाते हैं अपन मुर्गियों के अंतर्गत, जो भी किसका, रानीखेत का लगाते हैं, R1 स्टेन का अपन रानीखेत का क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, गाय भैंसों के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जन्म से 3 माह तक कोई टीका नहीं लगाते। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करें भेड़ बकरी के मेमने में जन्म के कितने माह बाद टीकाकरण नहीं करना चाहिए। अब वो गाय भैंसों की बात कर लिए 3 माह तक नहीं करते, और भेड़ बकरियों की बात की जाएगी तो आपके 2 माह तक आप भेड़ बकरियों के अंतर्गत टीकाकरण की प्रक्रिया अपन नहीं करते हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पशु कितने घंटे तक जुगाली करते हैं। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि पूरे दिन पशु जुगाली करते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर एवरेज की बात की जाए तो 8 घंटे तक पशु क्या करता है, आपका जुगाली करता है। बात करें कि राजस्थान में कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है। तो जो आपके घरेलू उत्पादन के अंतर्गत अगर कृषि का प्रतिशत की बात की जाएगी तो वो 40% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफी शानदार, 2 मध्यकालों के बीच की अवस्था कहलाती है। तो अब अपन बात करेंगे जो आपका मध्यकाल क्या होता है ना, मध्यकाल क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है, एस्ट्रस क्या होता है, प्रो एस्ट्रस क्या होता है, मेटा एस्ट्रस क्या होता है, डाई एस्ट्रस क्या होता है या प्रो एस्ट्रस क्या होता है। तो इन सभी की अपन बात करेंगे, मैं वीडियो के माध्यम से आपको शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, जो अपन वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे इसका भी एक, तो जिसके अंतर्गत आपको सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बात करिए कि 2 मध्यकालों के बीच की अवस्था को क्या कहलाता है। तो 2 मध्यकालों के बीच की अवस्था को मध्यकाल कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल कहते हैं या बी व सी दोनों कहते हैं। तो जो 2 मध्यकालों के बीच का होता है ना तो उसे मध्य चक्र कहा जाता है ना। 2 मध्यकालों के बीच के अंतर्गत होता है वो मध्य चक्र होता है, और उसे ही मध्य चक्र को इंग्लिश में बोला जाता है एस्ट्रस साइकिल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पशु का शारीरिक आंतरिक क्रियाएं होती है ना वो चेंज होने लग जाती है इसके अंतर्गत, है ना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मध्य चक्र क्या किसे कहेंगे, जो 2 मध्यकालों के बीच का समय होता है उसे मध्य चक्र कहा जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल। तो एस्ट्रस साइकिल क्या होगा, आपके 2 मध्यकालों के बीच का अंतर्गत जो अवस्थाएं होती है उसे अपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुओं में मध्य चक्र की कौन सी अवस्था में जनन अंगों की तैयारियां होती है। यानी कि पशु में जो मध्य चक्र होता है तो उसकी कौन सी अवस्था के अंतर्गत जो आपके जनन अंग है वो तैयार हो जाते हैं, यानी कि आप प्रजनन योग्य तैयार होने लग जाते हैं। तो वो कौन सी अवस्था में होता है, तो एस्ट्रस, मेटा एस्ट्रस, डाई एस्ट्रस या प्रो एस्ट्रस। तो मैं आपको ये अच्छे से जितनी भी जो इसकी साइकिल है, ये मध्य चक्र की अवस्थाएं हैं, तो जिसके अंदर एस्ट्रस हो गया, मेटा एस्ट्रस, डाई एस्ट्रस या प्रो एस्ट्रस,
मैं इनको अच्छे से समझाने वाला हूँ और कितने टाइम के लिए होती है और कैसे कैसे होती है, इनको अपन अच्छे से एकदम शानदार वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे। तो वो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, तो ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहे। तो अगर मैं बात करूँ पशुओं के मध्य चक्र की कौन सी अवस्था जनन अंगों की तैयारी होती है, तो वो होती है आपके प्रोएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस के अंतर्गत क्या होता है, जनन अंग परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपके जो एग रिलीज करने के लिए आपके तैयार हो जाते हैं। बात करें कि पशुओं में मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो मैंने बताया कि आपके पास में 4 ही अवस्था है, प्रोएस्ट्रस हो गई, मेटाएस्ट्रस, डाईएस्ट्रस और एस्ट्रस हो गई। लेकिन सबसे छोटी अवस्था की बात की जाएगी ना, और इनको भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, प्रो, मेटा, डाई और प्रोएस्ट्रस है ना, इनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो पशुओं में मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है वो एस्ट्रस होती है। तो आपको पता चल गया कि जो जनन अंग की तैयारी होगी वो किस में होगी, आपकी प्रो एस्ट्रस के अंतर्गत जनन अंग तैयार हो जाएंगे। और सबसे छोटी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, आपकी एस्ट्रस जो साइकिल होता है या एस्ट्रस अवस्था या स्टेज होती है, वो क्या होती है, सबसे मध्यकाल की सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है। बात करें पशुओं के मध्य चक्र की सबसे बड़ी अवस्था, अब इसी मध्य चक्र की अगर सबसे बड़ी अवस्था की बात की जाएगी ना, तो वो कौन सा होता है, एस्ट्रस होता है, प्रो एस्ट्रस होता है, मेटा एस्ट्रस होता है या डाई एस्ट्रस। तो इसके अंतर्गत पता चल रहा है कि आपको डाई यानी दो, तो 2 एस्ट्रस होंगे इसमें, यानी कि अपने को याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ, डाई आ रहा है तो ऑब्वियसली एस्ट्रस 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब ये सबसे छोटी हो गई, डाई यानी 2 बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी हो जाएगी, डाई एस्ट्रस हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपने को डाई से पढ़ना है दो एस्ट्रस, यानी कि 2 एस्ट्रस होंगे तो बड़े होंगे, अगर एक ही एस्ट्रस है तो वो छोटा होगा। तो एस्ट्रस के जो सबसे छोटी अवस्था होती है मध्य चक्र की, तो वो एस्ट्रस हो जाएगी, और सबसे बड़ी की बात की जाएगी तो डाई एस्ट्रस, यानी कि डाई करना है, डबल करना है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि पशुओं को मध्यकाल की कौन सी अवस्था में गर्भित करवाना चाहिए। तो जो आपकी गर्भित करवाएंगे, तो जो आपकी सबसे बड़ी अवस्था होगी उसी में तो गर्भित करवाएंगे। तो वो कब करवाएंगे, अपन डाई एस्ट्रस के अंतर्गत पशुओं को क्या करते हैं, अपन गर्भित करवाते हैं। चलिए अपन बात करें कि पशुओं में मध्य चक्र की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो अब मैंने पहले ही बता दिया आपको 4 ही अवस्थाएं पाई जाती है मध्य चक्र की, आपकी प्रो एस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटा एस्ट्रस और डाई एस्ट्रस। और अपन ने बात की सबसे छोटी अवस्था होती है वो एस्ट्रस होती है, सबसे बड़ी अवस्था की बात की जाएगी डाई एस्ट्रस होता है। अगर जो आपके जनन अंग है वो परिपक्व होते हैं, वो किसके अंतर्गत होंगे, वो आपके हो जाएंगे प्रोएस्ट्रस के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें गर्भित करवाना चाहिए, वो भी आपके डाइएस्ट्रस के अंतर्गत करवाना चाहिए। और पशुओं में मध्य चक्र की जो अवस्थाएं पाई जाती है वो 4 ही पाई जाती है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन ले। आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम के अंतर्गत आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। आज के लिए थोड़ा क्या हुआ कि मैं पीडीएफ बनाना भूल गया, इस वजह से अपना क्वेश्चन थोड़े कम रह गए। लेकिन कल से अपन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।